गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचर सब पर। मैं मोहित दीक्षित आपके सामने फिर लेकर हाजिर हूँ राष्ट्रीय आंदोलन के किस्से। राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हमने अभी तक जो पढ़ा, राष्ट्रीय आंदोलन आपको मैंने पिछली क्लास में असहयोग आंदोलन से शुरुआत की थी और भारत में जब पनपने वाली दो नई विचारधाराओं के बारे में मैंने कल की क्लास में बिल्कुल डिस्कस किया था। तो आज हम उन्हीं दो नई धाराओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, परंतु उसके पहले जो है हम कल का रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, तो कल जो हमने पढ़ा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कल हमने सबसे पहले असहयोग आंदोलन को पढ़ा था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत आपको 1 अगस्त 1920 से देखने को मिलेगी। असहयोग आंदोलन का मतलब ही था, असहयोग का मतलब कि असहयोग करना, मतलब अंग्रेजों का असहयोग करना, अंग्रेजों का पूर्ण बहिष्कार किया गया। इसमें 1919 में देखेंगे आप भारत शासन अधिनियम आता है जिसमें उत्तरदायी सरकार की बात की जाती है, परंतु कांग्रेस इसका जो है विरोध करती है और 1920 के जो चुनाव होते हैं उनमें भाग नहीं लेती है। फिर 1921 में आपको लॉर्ड रीडिंग वायसराय आते हुए दिखेंगे। लॉर्ड रीडिंग जब वायसराय बनकर भारत आते हैं तो उन्होंने जो है दमन की नीति अपनाई थी। भारतीय क्रांतिकारियों को बहुत बेतहासा प्रताड़ित किया गया था इनके कार्यकाल में। तो इससे जो है एक आक्रोश प्रस्फुटित होता है लोगों के बीच में और 1 फरवरी 1922 को जो है गांधी जी ये घोषणा करते हैं कि 7 दिन के भीतर सभी क्रांतिकारी रिहा कर दिए जाए, नहीं तो बरदौली में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कर देंगे। अब इसी बीच क्या होता है कि 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरी चौरा घटना होती है जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में होती है। इसमें क्या होता है, भड़की जो भीड़ थी उसने थाने में जाके आग लगा दी और 21 लोग इससे मर गए थे। और इसी से जो है 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन का अंत हो जाता है। इसके पहले क्या होता है, असहयोग आंदोलन का जब 12 फरवरी 1922 को अंत हो जाता है तो 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गांधी जी के खिलाफ जो मुकदमा चलता है वो 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के एक सेशन जज थे, उनका नाम था ब्रूमफील्ड, उनकी अदालत में चलाया जाता है और वहाँ 6 साल की सज़ा हो जाती है। 5 फरवरी 1924 को गांधी जी वापस आ जाते हैं रिहा होकर, अस्वस्थता के कारण अपनी रिहाई मिल जाती है। इसी बीच क्या होता है कि जब असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी जेल चले गए थे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पानी पड़ रहा था, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन फीका पड़ रहा था। तो इस समय उस समय के जो नेता बाहर थे उन नेताओं ने क्या किया कि एक नई पार्टी का गठन किया था। उनमें से प्रमुख नेता थे स्वराज पार्टी के नेता मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की और इन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया कि हम चुनाव लड़कर विधानमंडलों में पहुंचकर अपने तरीके से विरोध करेंगे और वहां जाकर अपना लोहा मनवाएंगे विधानमंडल में अंग्रेजी सरकार के सामने। तो 1922 में यह जो है प्रस्ताव पारित करते हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, परंतु इसका कांग्रेस ने सिरे से नकार दिया था। इस प्रस्ताव को जो कांग्रेस ने जब इस प्रस्ताव को नकारा तो उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी 1923 के चुनाव में भाग लेती है और 101 में से 42 सीटें जीत जाती है। स्वराज पार्टी ने इस चुनाव में बाकायदे घोषणा पत्र जारी भी किया था। अब 1900 जब नवंबर 1923 में 101 सीटों में कांग्रेस स्वराज पार्टी 42 सीटें जीत जाती है तो फिर कांग्रेस वालों को लगता है कि कांग्रेस का या स्वराज पार्टी एक अभिन्न अंग है और उनसे समझौता कर लेती है। इसी समझौते के तहत इसे गांधी दास पैक्ट 1924 में कहा गया। 1924 में गांधी जी और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य दिया था कि विधानसभाओं के भीतर जो कांग्रेस पार्टी है उसका एक अभिन्न अंग है स्वराज पार्टी। और इसी बीच गांधी जी असहयोग को ख़त्म करके एक नई फर्म का निर्माण करते हैं जिसका नाम रखा था उन्होंने ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, जिसमें उनके चरखे और हथकरघे का प्रचार प्रसार होता है। 1924 का एकमात्र बेलगांव अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने जो है अध्यक्षता की थी वो बेलगांव अधिवेशन था 1924 का, उसकी अध्यक्षता करते हैं और उसमें गांधीदास पैक्ट को बिल्कुल पूर्ण रूप से मतलब हाईलाइट किया जाता है। अब इसी बीच कुछ छोटे छोटे दलों का निर्माण होता है जैसे इंडियन लिबरल एसोसिएशन 1918 सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। इसी तरह छोटे छोटे कुछ अकाली दल हुआ एक 1925 में गुरुद्वारा एक्ट के लिए, क्योंकि उस समय भ्रष्ट जो अकाली दल का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि उस समय तक अंग्रेज सरकारों ने जो है गुरुद्वारे में भ्रष्ट महंतों
को पहुंचा दिया था। तो अकाली दल का निर्माण होता है जिससे गुरुद्वारे साफ हो सके, गुरुद्वारों की जो पावनता है वो बनी रह सके। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जो मैंने बताया था कि 1920 के दशक में कुछ दो नई शक्तियों का उदय हुआ जो समाजवादी और साम्यवादी नाम से जानी गई। मतलब मार्क्सवादी विचारधारा का भी जो है भारत की क्रांति पर असर दिखाई पड़ने लगेगा आपको। भारत की क्रांति पर पहली बार रूस की क्रांति का असर दिखाई देगा। रूस, आयरलैंड, चीन, टर्की, इन समय जो आंदोलन हो रहे थे तो वो युवा नेताओं को प्रभावित कर रहे थे। तो युवा नेता भी सोच रहे थे कि जिस तरह इन देशों में हिंसात्मक कार्य करके जन आंदोलनों के द्वारा जो है अंग्रेजों को खदेड़ा जा रहा है, उसी तरह भारत में भी हम क्रांति करें और इन दुष्ट अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दें। अब इसके बाद हम जो है पढ़ेंगे कि 1920 में जो है एक पार्टी का गठन होता है ताशकंद में, जिसका नाम रखा जाता है भारतीय साम्यवादी पार्टी, जो कि अबनी मुखर्जी, एम.एन. राय के द्वारा स्थापित की जाती है। इसी बीच 3 कम्युनिस्ट पार्टियों का निर्माण होता है। एक कम्युनिस्ट पार्टी कानपुर में बनाई जाती है जिसके सत्येंद्र जी थे अध्यक्ष, और एक पार्टी मुंबई में बनाई जाती है, वो भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नाम से बनाई जाती है। जो कानपुर में बनाई जाती है उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, और जो बम्बई में बनाई जाती है उसका नाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। उसको जो है कानपुर से बम्बई स्थानांतरित किया गया, तो तभी इसका नाम बदला। एक चट्टोपाध्याय जी ने इसका नाम बदलकर वहाँ इस नाम से खोला, और इसकी ब्रांचेस कई जगह मतलब यूपी और पंजाब, आपका मद्रास और मुंबई में इसकी ब्रांचेस खोली थी। अब इसके बाद हम देखेंगे साम्यवादी आंदोलन के बारे में। साम्यवादी आंदोलन मतलब गरम दल के नेताओं का आंदोलन था ये। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नेता गांधी जी के असहयोग, अहिंसा से मतलब अलग थे, वो क्या करना चाहते थे। कुछ नेता ऐसे थे जो गांधी जी के साथ तो थे परंतु गांधी जी के कार्यों की तरह कार्य नहीं करना चाहते थे। उनमें खास थे जैसे आपके जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे लोग जो थे, इनने क्या किया कि मतलब इनकी सोच थी कि हम हिंसात्मक तरीके से, हम जन आंदोलनों से ही जो है स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं, और पूर्ण स्वराज हम मांगेंगे। हमको कोई मतलब मिली जुली सरकार नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए भारत में। तो आप देखेंगे, अब मैं आपको साम्यवादी आंदोलन के बारे में बताता हूँ। साम्यवादी आंदोलन, इसे षड्यंत्रों का काल कहा जाता है। इसको 2 खंडों में विभाजित किया जा सकता है साम्यवादी आंदोलन को, पहला चरण और दूसरा चरण। पहले चरण को जो कहते हैं उसे षड्यंत्रों का काल कहते हैं। षड्यंत्रों का काल इसलिए क्योंकि इसमें 3 षड्यंत्र, महाषड्यंत्र रचे गए अंग्रेजों के द्वारा। अब आप देखेंगे कि 3 कम्युनिस्ट पार्टियां बनी तो उनके खिलाफ भी तो कुछ न कुछ षड्यंत्र रचे ही जाने थे अंग्रेजों के द्वारा, जिससे कम्युनिस्ट पार्टियों का अंत किया जा सके, जिससे उग्रवादियों को रोका जा सके, दबाया जा सके। तो 3 षड्यंत्र रचे गए। पहला षड्यंत्र था पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23। इसमें क्या होता है, जो मॉस्को के कम्युनिस्ट लोग थे वो आते हैं और भारत में एक नई ऊर्जा देना चाहते हैं भारत की क्रांति को। तो इसको जो है सरकार ने बलपूर्वक दबाने का काम किया, और इसे ही जो है पेशावर षड्यंत्र केस कहा गया। कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में आपको दिखाई पड़ेगा। कानपुर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस की बात करें तो इसके जो प्रमुख थे उनमें प्रमुख थे एस.ए. डांगे। और आप इसमें देखेंगे कि एस.ए. डांगे के सहयोगी जो थे उनमें प्रमुख नाम थे मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, और नलिनी गुप्ता। इन लोगों ने जो है इनका ये सब इनके जो है कानपुर षड्यंत्र केस के मुख्य लोग थे, और इन्हें अंग्रेज सरकार ने जो है गिरफ्तार कर लिया। तो इसके एवज में एक पार्टी मतलब एक सभा टाइप की बनाई गई जिसका नाम रखा गया था कानपुर बेलसिक षड्यंत्र। कानपुर बेलसिक षड्यंत्र मतलब इन लोगों को जब सजा हुई तो इसे कानपुर बेलसिक षड्यंत्र कहा गया। अब इसके बाद आप देखेंगे मेरठ षड्यंत्र केस। मेरठ षड्यंत्र केस जो है 20 मार्च 1929 को होता है। इस समय अंग्रेज सरकार क्या करती है, पब्लिक सेफ्टी बिल लाती है, जो कि पब्लिक सेफ्टी बिल एक ऐसा कानून था जिसके द्वारा गरीब मजदूर किसानों के हक को छीना जा रहा था। तो इसके लिए जो है जनता नाराजगी जाहिर करती है। तो क्या होता है कि 20 मार्च 1929 को ये केस चलाया जाता है और जनता का दमन कर दिया जाता है। इस केस के बारे में यह इतना फेमस केस है कि इसके बारे में
मेरठ षड्यंत्र केस उस समय तात्कालिक समय में देशव्यापी जो है चर्चा का विषय था, मेरठ षड्यंत्र केस। अब मेरठ षड्यंत्र केस के बाद हम पढ़ते हैं द्वितीय चरण के बारे में, जो कि आपके पेपर की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम चरण में आपसे इतना ही पूछा जा सकता है कि पेशावर षड्यंत्र केस कब हुआ, कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ, मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ। पर द्वितीय चरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो लोग गांधी जी के विचारों से प्रभावित तो थे, परंतु गांधी जी के जो कार्य शैली थे उससे प्रभावित नहीं थे। मतलब सत्य, अहिंसा, इन सब को त्याग कर ये लोग जो थे वो चाहते थे कि हम संघर्ष करें और अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करें। ये ऐसे लोग थे। इनमें से सबसे प्रमुख नेताओं की बात करें तो गांधी जी के जो बहुत ही खास दो नेता थे, वही गांधी जी का विरोध कर रहे थे इस मामले को लेकर कि सत्य अहिंसा से हमें आज़ादी नहीं मिलने वाली है। उनमें प्रमुख नामों में आपको दिखाई पड़ेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन दोनों ने भरसक प्रयास किया कि ये लोग जो थे, इन्होंने देखा रूस की क्रांति, आयरलैंड की क्रांति और तुर्की और आपके चाइना में जो है उस समय जनवादी आंदोलन जो चल रहे थे, उनसे प्रेरणा ली और सोचा कि मतलब जब ये लोग इतने छोटे छोटे से देश जो भारत के मुकाबले काफ़ी छोटे देश हैं, वो जब अंग्रेज़ों को खदेड़ सकते हैं, तो हमारे पास जो उस समय भी जो था वो जन बल ज़्यादा था, तो हम इनको आसानी से यहाँ से भगा सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। तो इनको जो है उग्रवादी जो नेता थे उस समय के, उनने क्या किया कि गांधी जी को बुढ़वा वर्ग का नेता बता दिया कि मतलब ये बुजुर्ग वर्ग के नेता हैं, इनकी सोच जो है वो बुजुर्ग नेताओं की तरह हो चुकी है, अब इनमें उतना पैनापन नहीं बचा है, ऐसा मानना था इन नेताओं का। और 1934 में आप देखेंगे कि जो 1920 में साम्यवादी पार्टी बनाई गई थी उसे अवैध घोषित कर देती है अंग्रेजी सरकार। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी सरकार, साम्यवादी पार्टी जो थी उसने अंग्रेजी सरकार के नाक में दम कर रखा था। मतलब जब आप देखेंगे गरम दल के नेता जब भी बढ़े भारत में, तो उन्होंने सरकार के चूल्हे हिला के रख दिए थे। सरकार उनसे इतना ज़्यादा परेशान थी, उन्हें किसी न किसी तरह प्रताड़ित करके दमन की नीति द्वारा ही इन क्रांतिकारियों को चुप कराना पड़ा। जब द्वितीय चरण है इसमें जो है आपको क्रांतिकारियों का गढ़ पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में क्रांतिकारियों का गढ़ दिखाई पड़ेगा इस साम्यवादी विचारधारा के द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन होता है 1924 में। जो प्रथम पार्टी थी जिसने मतलब सत्य अहिंसा को छोड़कर प्रथम बार क्रांति की बात की, वो पार्टी यही थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका गठन अक्टूबर 1924 में होता है। इसका जो सम्मेलन था वो कानपुर सम्मेलन, सर्वदलीय सम्मेलन था। इसमें कानपुर सम्मेलन होता है और इसका जो है गठन किया जाता है। इसके प्रमुख नेता जो थे उनका नाम था सचिंद्रनाथ सन्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद। और ये जो सचिंद्र सन्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद थे, ये पुराने उग्रवादी नेता थे। ये आज उग्रवादी नहीं होते, मतलब 1924 में उग्रवादी नहीं होते, ये उसके पहले भी जब उग्रवादी चरण आपने पढ़ा तब भी ये लोग थे और ये तब भी उग्रवादी नेता ही माने जाते थे। पर नए उग्रवादियों में आपको नए नाम देखने को मिलेंगे जो कि भारतीय क्रांति के बहुत सच्चे सपूतों में से एक हैं, जिनका नाम है भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण और चंद्रशेखर आज़ाद। इन लोगों ने जो है उग्रवादी जो विचारधारा थी इसको नए आयामों तक पहुंचाया। ये दो बड़े नाम भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद इतने बड़े नाम हैं कि इनको अगर असलियत में ये कांग्रेस में होते तो इनको वो दर्जा मिलता जो शायद जिस दर्जे के ये हकदार हैं। भारत के इतिहास में एक कमी है भाई, इतिहास हमेशा विजेताओं का लिखा जाता है। तो जो कांग्रेस के नेता थे उनका तो इतिहास है भारत में, पर जो कांग्रेस के नेता नहीं थे उनका इतिहास दबा कुचला सा इतिहास भारत में भी लिखा गया। उनको उतना वेटेज नहीं मिल पाया जिस वेटेज के वो हकदार थे। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद आप क्या सोचते हैं, एक पेज के इतिहास के हकदार हैं। इनका पूरा जीवन, इनने भले 23-24 साल तक की ज़िंदगी जी, परंतु जो व्यक्ति 17-18 वर्ष की उम्र में ही मैदान पर उतर जाता है वो समझ सकते हैं आप कि कितना बड़ा क्रांतिकारी हो सकता है। उसने 5-10 साल जो भी देश की सेवा की वो बिल्कुल दिन रात एक करके की, तो इनके हर एक पग पे इनका इतिहास लिखा जा सकता है। पर वही बात है कि कांग्रेस इतिहास में छाई रहती है, जो कांग्रेस में सम्मिलित थे वही नेता आपको इतिहास में नज़र आते हैं, इस तरह के बड़े नेता नहीं नज़र आते हैं। तो हम बात करते हैं
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। हिंदुस्तान जो रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, इसने क्या कहा कि हमको कोई मतलब कंजर्वेटिव सरकार जो थी उस समय, वो कह रही थी कि आपको हम आपकी स्वाधीनता दे देंगे, मगर हम शासन हम ही करेंगे। मतलब शासन जो होगा वो इंग्लैंड का होगा, आपको जो है स्वराज्य मिलेगा, आप अपने राज्य के राजा नहीं बन पाएंगे, ये उनका कहना था। तो मगर जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, उसका कहना था कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता और समाजवादी विचार की ये पार्टी, इस पार्टी के जो विचार थे वो पूर्ण स्वतंत्रता और समाजवादी विचार थे। समाजवादी विचार का मतलब कि जो भी हो वो सारा कुछ सरकारी समाजवादी। आप देखते हैं जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ेंगे कि जो है, आप देखेंगे जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ पे 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था आपको पढ़ाई जाती है, जिसमें एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, एक जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसी तरह मतलब जो है आपको पढ़ाया जाता है। तो इस उनमें समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका मेन फोकस क्या होता है कि सरकारी हर तरीके का डेवलपमेंट जो हो वो सरकार करे, सब सारे संसाधन सरकार के हों। अब इसी बीच जो ये आपको देखने को मिलेगा कि जो गठित हुई पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका नाम HRS रखा जाता है, इस पार्टी के द्वारा क्या किया जाता है, HRS के द्वारा जो है काकोरी कांड को अंजाम दिया जाता है। काकोरी कांड सहारनपुर से लखनऊ ट्रैक पर जा रही एक 8 डाउन ट्रेन, मतलब 8 डाउन ट्रेन का मतलब जो 8 नंबर पे ट्रेन जा रही थी, 8 नंबर की ट्रेन थी, डाउन प्लेटफार्म पे जा रही थी। एक आप देखेंगे रेलवे पे एक अप प्लेटफार्म होता है, एक डाउन प्लेटफार्म होता है, मतलब जाने वाली। तो डाउन प्लेटफार्म पे 8 नंबर के डाउन प्लेटफार्म पे जा रही थी। उस मालगाड़ी को ये लोग साकुशल लूट लेते हैं। जो इसके मतलब HRS के सदस्य थे, उनने जो है इसको बखूबी अंजाम दिया। इनमें से प्रमुख नेता जो थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी, इन लोगों ने जो है इसको लूट लिया। परंतु क्या होता है कि अब इन लोगों ने लूट तो लिया उस समय, पर अब अंग्रेजी सरकार को पता चला, तो अंग्रेजी सरकार ने इसमें जो है सज़ा सुनाई, लोगों को सज़ा सुनाई। तो 17 लोगों को सज़ा होती है। आप देखेंगे इसमें 17 को कठोरतम सज़ा, 4 को जो है आजीवन कारावास दे दिया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी को जो है फांसी होती है। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी चढ़ाई जाती है, अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद में फांसी चढ़ाई जाती है, रोशन सिंह को नैनी जेल में फांसी दे दी जाती है और राजेंद्र सिंह को जो है गोंडा में फांसी दी जाती है। पर इस काकोरी कांड में जितने भी लोग सम्मिलित थे उनमें से चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो फरार हो जाते। चंद्रशेखर आज़ाद आपको किसी भी क्रांतिकारी पर जो जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए, मतलब जो भी क्रांतिकारी घटनाएं इन उग्रवादी नेताओं द्वारा की गई, अंग्रेज कभी चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं पकड़ पाए। ये सबसे बड़ी बात थी चंद्रशेखर आज़ाद में कि वो अपने आप को हर बार बचा के भाग जाते थे। बचा के भागने का मतलब ये नहीं कि वो आना नहीं चाहते थे, वो अंग्रेज़ों से लोहा लेते थे और अंग्रेज़ों से लोहा लेकर ही भागते थे। इसके बाद आप देखेंगे काकोरी हत्याकांड के बाद हिंदुस्तान जो है, अब अधिकतर नेता जो थे वो या तो उनको फांसी दे दी गई थी या सभी को कारावास हो गया था। तो इसके बाद जो है आप देखेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा किया जाता है, क्योंकि जब बचे ही चंद्रशेखर आज़ाद हैं मैदान में तो चंद्रशेखर आज़ाद ही आगे का बिगुल बजाएंगे। जब जो नेता बाहर होगा वही तो नई क्रांति फैलाएगा। तो इस क्रांति का जिम्मा चंद्रशेखर आज़ाद पर था। चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका गठन जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, अभी तक आपने जो पढ़ी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, जिसका गठन 1924 में सचिंद्र साहनीवाल ने किया था। परंतु अब हम पढ़ेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका गठन 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में करते हैं। इस जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का एक बहुत फेमस केस है कि इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। सैंडर्स की हत्या कर दी थी। लाहौर का एक जो है आप देखेंगे पुलिस अधीक्षक होता है, उसको जो है
लाहौर के सैंडर्स पुलिस अधीक्षक थे और इनकी हत्या कर दी जाती है 17 दिसंबर 1928 को, और ये की जाती है आपके HRSA के द्वारा, HRSA के सदस्यों के द्वारा। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए ये लोग ऐसा करते। लाला लाजपत राय जो कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन के विरोध, लाला लाजपत राय को अगर पूछे तो पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है। लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन के बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, पर लाला लाजपत राय उस समय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और इन पर जो है बर्बरतापूर्वक 30 अक्टूबर 1928 को लाठियां चला दी जाती हैं, इससे इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो है आप देखेंगे कि जब 30 अक्टूबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है तो इसका बदला लेने के लिए जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु लाहौर पहुंच जाते हैं। लाहौर में इन्होंने अपनी फील्डिंग सेट करी, मतलब लोगों को लगाया और पता किया कि ये सैंडर्स है कौन। सैंडर्स के बारे में पता करा तो पता चला कि सैंडर्स एक अंग्रेज अधिकारी है जो पुलिस अधीक्षक है, और ये जो है इसका टाइमिंग पता करा कि यह कब पुलिस स्टेशन जाता है, कब बाहर आता है। तो वहीं मुखबिर के द्वारा बताए गए रास्ते पर ही इन्होंने जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर लाहौर में बहुत मतलब उथल पुथल मची थी, पर फिर भी भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु को जो है अंग्रेज सरकार पकड़ पाने में नाकामयाब थी, क्योंकि वहाँ पर उस समय जो है लाहौर में इन तीनों नेताओं ने ऐसा बंदोबस्त किया कि इनको पकड़ पाना मुश्किल था। लाहौर में जो है आप देखेंगे, जब अब जो आप देखते हैं इनकी भगत सिंह की अभी फ़ोटो जो देखते हैं आप सब, जब भी नेट पे डालते हैं तो जो भगत सिंह की फ़ोटो आती है वो भगत सिंह की फ़ोटो आप देखेंगे उसमें उन्होंने सिखों का कोई कर्म नहीं किया। तो सिखों का जो कर्म छोड़ा था वो इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने जो है उस समय बड़े बालों को कटवा दिया था और अपना सब पूरा हुलिया चेंज कर लिया था भगत सिंह ने। और चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या किया कि अपनी मूछें बढ़ा लिया। अब मूछें बढ़ा ली तो अब यहाँ से इनको मूछें पसंद आने लगी, सब ने अपने हुलिया चेंज करके लाहौर से ये लोग धीरे से इधर यूपी बॉर्डर होते हुए चले आते हैं, आपका नेपाल होते हुए यूपी आ जाते हैं, यूपी के आगरा वागरा में रुक जाते हैं कुछ दिनों के लिए। अब आप देखेंगे कि जब यहाँ रुकते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जो है अब भी जो अंग्रेज़ सरकार है, सैंडर्स की हत्या के बाद भी जो है अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को प्रताड़ित करना बंद नहीं किया जा रहा है। तो इस मजबूरी को देखते हुए इन्होंने क्या किया कि जो ये तीन लोग थे इनके मतलब दिमाग की उपज थी या लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु होते हैं। बटुकेश्वर दत्त बाद में इनसे जुड़े थे, जो वहाँ से बचा के आए तो फिर बटुकेश्वर दत्त इनको आगरा में मिलते हैं और बटुकेश्वर दत्त भी इनके गैंग में शामिल हो जाते हैं। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कांड क्यों करना पड़ा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो अंग्रेज सरकार है वो तब भी क्रांतिकारियों का दमन कर रही है। क्रांतिकारियों का जब दमन करेगी तो क्या होगा, जब सरकार क्रांतिकारियों का दमन कर रही थी तो इन्होंने कहा कि जो है ये बहरी सरकार है, ये हमारी बातें ऐसे नहीं सुनेगी। तो इन्होंने जो है असेंबली पर बम फेंक दिया बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने क्यों फेंका, क्योंकि भगत सिंह जो थे वो पढ़े लिखे थे, उनको अंग्रेजी आती थी। इस वजह से भगत सिंह ने कहा कि इस बार लोहा मैं लेता हूं, और इन अंग्रेज़ों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि लाहौर कांड के बाद क्या हुआ था कि जो है भगत सिंह और ये चंद्रशेखर आज़ाद, इनकी जो पलटन थी उसको भारत का एक वर्ग आतंकवादी मानने लगा था। पर इनका कहना था कि हम क्रांतिकारी हैं, हमें क्रांतिकारी समझा जाए। तो इन्होंने अपनी बात रखने के लिए जो है ये कांड किया कि हम असेंबली में बम डालेंगे और अंग्रेज़ों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। यह इतना बड़ा केस नहीं था, यह केवल इस वजह से किया गया था क्योंकि उस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल आया था। ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल में क्या कहा गया था कि मज़दूर जो हैं उनके सुख चैन को छीनने का ये बिल था। इस वजह से ये लोग, अभी मैंने बताया कि जिस तरह कांग्रेस अभी अंग्रेज लोगों को सैंडर्स हत्या के बाद भी प्रताड़ित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी इनके कानों तक आवाज़ जूं ही इनके कानों में नहीं रेंगती है हमारी आवाज़ को लेकर, तो इन्होंने एक बाकायदे असेंबली में बम फेंका और वहाँ पे एक पर्चे फेंके कि बहरे कानों तक अपने आवाज़ पहुँचाने के लिए हमने यह कांड किया है।
इसके बाद क्या होता है, अब जब अंग्रेज़ों को पता चल जाता है, उसमें HRSA का नाम साफ साफ लिखा होता है कि इस दल के नेताओं ने किया है, तो फिर अंग्रेज इसका पता लगाते हैं, यह दल कौन है, इसके प्रमुख कौन है। तो पता चलता है कि ये जो पंडित चंद्रशेखर आज़ाद हैं और भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, बटुकेश्वर दत्त हैं, ये इसी के नेता हैं। तो इनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया जाता है 1929 में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के ऊपर मुकदमा ठास देती है सरकार, सिर्फ असेंबली पर बम गिराने के लिए। असेंबली पर बम गिराते हैं और इनसे जो है, इनको क्रांतिकारियों का दर्जा नहीं दिया जा रहा था उस समय। उन समय इनको बिल्कुल नेगोशिएट कर रही थी अंग्रेज सरकार। तो ये लोग क्या करते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि हमें राजनैतिक कैदी समझा जाए। अब इसमें क्या होता है, जब ये भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो 64 दिन के बाद, भूख हड़ताल के 64 दिन के बाद जो है जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। और आप देखेंगे कि जब जतिन दास की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इनको क्रांतिकारी का तो तमगा मिला। मतलब बाहर जो छपा वो पेपर्स में वो यही छपने लगा कि ये क्रांतिकारी हैं, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये भारत माता की रक्षा के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर जो अंग्रेज सरकार है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे देती है। अब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी, भारत के तीनों वीर सपूत हंसते हंसते फांसी पे चढ़ते हैं। अगर बात करें भगत सिंह की, तो भगत सिंह जो है लाहौर सेंट्रल जेल में आने से पहले भगत सिंह के इतिहास के बारे में अगर जाने तो भगत सिंह बहुत ही मतलब गोरे चिट्टे, बिल्कुल हैंडसम लुकिंग, उस समय ड्यूड टाइप के बंदे थे। तो अंग्रेज जो थे, अंग्रेज़ों ने जो प्रयास किया इनके बारे में, कि अंग्रेज़ों को लग रहा था कि ये जो क्रांतिकारी नेता हैं इनसे हमें बहुत बड़ा खतरा है। भगत सिंह वगैरह जो थे ये बिल्कुल 1% संकोच नहीं करते थे। अगर कहीं भी अंग्रेज़ों का कोई कहीं भी दमन करना होता था तो ये तुरंत जाके वहीं पे सीधे अंग्रेज़ों से लड़ भिड़ जाने का मद्दा रखते थे। तो भगत सिंह जो है जब जेल में होते हैं तो इनको छुड़ाने के प्रयास, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किए गए। चंद्रशेखर आज़ाद जो कि बाहर फरार घूम रहे थे, उन्होंने भी इनसे जो है कनेक्शन बिठाया और इन्हें कहा कि भगत, मैं तुम्हें किसी भी तरह के से बाहर कर लूँगा, जेल से कुछ भी करूँ मैं, जेल तुड़वा देंगे मगर भगत को बाहर निकालेंगे। क्योंकि भगत उस समय चंद्रशेखर आज़ाद के मतलब जो ग्रुप था, जो पार्टी थी चंद्रशेखर आज़ाद की, उसकी जान थे। पढ़े लिखे बंदे थे, इनको अंग्रेजी आती थी, ये सबसे बात कर सकते थे और बहुत ही निर्भीक किस्म के व्यक्ति थे। तो इस तरह का लीडर अगर जा रहा हो तो उसके बारे में सोचा जाता है कि वो बच ही जाए। परंतु जो भगत थे उनके मन में एक बात बिल्कुल अंदर तक गूंज चुकी थी उनके जहन में कि एक भगत के ना होने से 1000 भगत पैदा किए जा सकते हैं। भगत अपने माथे से आतंकवादी होने का टीका हटाना चाहते थे कि मतलब ये क्रांतिकारी नहीं, भारतीय जनता के बीच से यह वहम हटाना चाहते थे कि जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये इनको बहुत हेय दृष्टि से भारत में देखा जाने लगा था। क्योंकि ये लोग ऐसे कांड कर देते थे, फिर भारतीयों को प्रताड़ित करते थे अंग्रेज। तो ये भारतीय जनता में विश्वास दिलाना चाहते थे कि हम आपके भले के लिए ही ये कर रहे हैं, आप भी हमारा सहयोग करें, आप असहयोग करें, पूरी तरीके से जो है अंग्रेजी सरकार का सहयोग करें, उनको जहां मिले वहीं खदेड़ दें। तो इससे क्या होगा कि हमारी क्रांति जो है, भारतीय स्वतंत्रता की क्रांति है, इसमें नई लौ प्रस्फुटित होगी। भगत सिंह के चाचा जो थे उनका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह जी एक बार जेल गए थे और इनके परिवार ने उन्हें छुड़ा लिया था। भगत सिंह के परिवार जमींदार टाइप के लोग थे, भगत सिंह वगैरह, मतलब इनके परिवार में पैसे की कोई धन की कमी नहीं थी। अजीत सिंह को इनका परिवार छुड़ाता है। जब अजीत सिंह जाते हैं जेल पर, भगत को भी इनकी माँ मैसेज कराती है कि भगत मैं तुम्हें किसी भी तरीके से छुड़ा लूँगी। पर भगत ने अपनी माँ को सीधे कहा था कि माँ, भगत जेल से निकलना ही नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि जेल में रहकर जो भगत कर सकता है वो बाहर निकलकर कभी नहीं। वो स्वराज का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर मुझे इस स्वराज का सपना अपनी नंगी आंखों से देखना है तो मुझे इसके लिए आहुति देनी पड़ेगी। ये भगत सिंह का कहना था। भगत सिंह अपनी आज़ादी के लिए बिल्कुल भी मतलब अपने आप को रिहा नहीं करवाने के पक्ष में थे कि मुझे छुड़ाया जाए जेल से। यही कारण था कि भगत सिंह को जो है 24 मार्च को
फांसी होनी थी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को। पर अंग्रेजी सरकार इतना विचलित हो चुकी थी इनके कृत्यों से, इनके प्रशंसकों से, इनके समर्थकों से, कि अंग्रेजी सरकार को इनको आनन फानन 23 मार्च की रात को ही फांसी देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी? क्योंकि भगत सिंह, उनको अंग्रेजों को यह डर था कि अगर 24 मार्च को निर्धारित तिथि पर वो फांसी देते तो पूरे भारत में हो सकता था कोई ना कोई बवाल होते। मतलब ये तो पक्का था कि बवाल होते, छुटमुट हिंसक घटनाएं होती, झड़प होती अंग्रेजों से। तो इसी वजह से अंग्रेजों ने चुपचाप 23 मार्च की रात को ही जो है 1929 की 23 मार्च की वह रात, वह काली रात, इन 3 शहीदों के अमर ज्योति को प्रज्वलित कर गई। ये तीनों जो अमर शहीद थे, इनसे आखिरी में चढ़ते समय इनकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है तो ये बड़े प्यार से कहते हैं कि हम तीनों एक दूसरे को गले लगना चाहते हैं। इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद नारे, और इन नारों के साथ मतलब एक भी सेकंड इन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि जो है ये फांसी पर चढ़ने जा रहे हैं। ये लोग गाना वाना गाते हुए बिल्कुल बाकायदे फांसी पर चढ़े। इनको जो फांसी दे रहा था, जो उसने भी भगत सिंह से कहा कि अब मतलब भगत सिंह जो थे वो शुरुआत से नास्तिक टाइप के थे। तो नास्तिक क्यों? क्योंकि इन्होंने, ये इनका कहना था कि अगर तुम्हारा खुदा है तो फिर हम पर इतनी प्रताड़नाएं क्यों हैं? क्या हमें नहीं देखता है? तो इनका ये इसी वजह से अनीश्वरवादी थे। अनीश्वरवादी होने के साथ साथ ही भगत सिंह जो है जेल में रहकर एक बुक भी लिखते हैं इसी पर। और जब ये चढ़ते हैं फांसी पर तो इनका जो फांसी देने के लिए जो बुलाया जाता है जल्लाद होता है, वो इनसे कहता है, वो भी सिख होता है, तो वो उनसे कहता है कि हे भगतिया, अब एक बार तो ले ले खुदा का नाम। तो भगत कहता है कि मतलब ना मुझे कल तुम्हारे खुदा पे विश्वास था, ना मुझे आज तुम्हारे खुदा पर विश्वास है। मैं कल भी खुदा को उतना ही मानता था जितना तुम जानते नहीं हो। मैं आज भी खुदा को मानता नहीं हूँ। तो तब भी जो है भगत सिंह भगवान का नाम नहीं लेते हैं और फांसी को झूल जाते हैं। नमन है ऐसे क्रांतिकारी नेताओं को जो मतलब आज़ादी के इस तरह परवाने थे, जो अपनी जान को दांव में दे रहे थे। अब जब भगत सिंह को फांसी होती है, भगत सिंह की फांसी के पहले एक और घटना होती है। आप देखेंगे कि भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 में दी जाती है। जब उसके पहले एक घटना और घटित होती है कि 27 फरवरी 1931 को जो आपके चंद्रशेखर आज़ाद थे, ये क्या कर रहे थे, ये इलाहाबाद में थे। इलाहाबाद में इनके होने की खबर जो है मुखबिरों द्वारा अंग्रेजी सरकार तक पहुंचा दी जाती है। तो इनका जो है सामना, अभी तक तो आज़ाद थे, फरार थे चंद्रशेखर आज़ाद, अंग्रेजी हुकूमत के काबू में नहीं आ रहे थे, परंतु इनको घेर लिया जाता है अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। और इन पर अंग्रेज सरकार गोली चलाए उसके पहले इन्होंने खुद की गोली से खुद की हत्या करना स्वीकार किया। इन्होंने कहा कि अंग्रेजी सरकार की गोलियों में इतनी ताकत नहीं है जो आज़ाद को मार सके। आज़ाद को मारने के लिए सिर्फ आज़ाद की गोलियां ही आज़ाद को मार सकती हैं। तो इस तरह के क्रांतिकारी नेता थे जो अपने आप को दांव पर लगा गए और भारत को आज़ादी दे गए। अब हमने अभी तक जो साइमन कमीशन पढ़ा, साइमन कमीशन के बारे में आपने पढ़ा नहीं, मैंने जो सारे अभी तक कांड हुए वो सारे साइमन कमीशन के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। तो अब आपको मैं साइमन कमीशन के बारे में बता देता हूँ। साइमन कमीशन था क्या? साइमन कमीशन 1927-28 में भारत आता है। इसमें जो 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें कहा गया था कि 10 साल बाद जो है भारत में उत्तरदायी सरकार के जो सर्वेक्षण के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा, वो आएगा। परंतु क्या होता है कि इस 1927-28 के बीच में कंजर्वेटिव सरकार बनती है, और कंजर्वेटिव सरकार इंग्लैंड में बनती है। तो कंजर्वेटिव सरकार को एक डर था कि कुछ दिन बाद अगर लेबर सरकार बन गई तो वो भारतीयों को दूसरा कोई तरीका अपनाएंगे। तो इन्होंने जो है साइमन कमीशन को भारत भेज दिया। साइमन कमीशन उस समय जो है राज्य सचिव बर्कनहेड के जो है, बर्कनहेड इस पर लिखा है पर बर्कनहेड होता है, बर्कनहेड के जो है दिमाग की उपज थी कि उसने भेजा इसको साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था, साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन। इसमें 7 अन्य सदस्य थे इस
आयोग में। इस आयोग को श्वेत आयोग भी कहते हैं। श्वेत कमीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें केवल जो है अंग्रेज थे। सबसे बड़ा कारण भी इसके जो बहिष्कार किया गया वो यही था कि इसमें केवल अंग्रेज थे। अंग्रेजों के होने के कारण इसका बहिष्कार किया जाता है। अंग्रेजों की अधिकता होती है इस कमीशन में जो है अंग्रेज ही अंग्रेज होते हैं, तो भारतीयों में यह रोष पैदा होता है और इसका बहिष्कार किया जाता है। अब आप देखेंगे कि 8 नवंबर 1927 को जो है साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को पहली बार भारत आता है। इसमें क्या होता है कि अब ये भारत आए तो भारतीयों ने इनका घोर विरोध किया। साइमन कमीशन गो बैक, क्योंकि इसमें केवल जो है श्वेत लोग थे, मतलब अंग्रेज थे। गोरे लोगों के होने के कारण इसका भरपूर विरोध किया जाता है। इसी बीच एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, मद्रास अधिवेशन 27 दिसंबर 1927 को। इसमें जो है M.A. अंसारी की अध्यक्षता में यह होता है और इसमें यह पारित किया जाता है कि हम जो है साइमन कमीशन का घोर विरोध करेंगे। कांग्रेस सहित बाकी जितने भी बड़े दल थे उस समय के, उनने सब ने साइमन कमीशन का जो है बहिष्कार किया था, सिवाय एक मुस्लिम लीग थी, उसने जो है इसका समर्थन किया था। मुस्लिम लीग, मोहम्मद शफी वाली मुस्लिम लीग, उसने जो है इसका समर्थन किया था। जस्टिस पार्टी थी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन एक थी, उसने भी किया था। तो इस तरह 2-3 पार्टियां थी, परंतु जो पूछता है कि मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया था, ये कई बार पूछा गया था इसका समर्थन किसने किया, तो मुस्लिम लीग ने किया था अकेले। बाकी सब ने साइमन कमीशन को भगाने का ही प्रयास किया। साइमन कमीशन आपको 1928-29 में के बीच में 2 बार भारत आया। पहली बार 1927 में आता है, फिर 1928-29 के बीच में भी आता है। तो इसमें क्या होता है कि जब 1928-29 में आता है तब भी जो है भारतीय लोगों के द्वारा इसको नेग्लेक्ट किया जाता है, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब रिजेक्शन की मार झेल रहा या आयोग कमीशन 1930 में अपनी रिपोर्ट देता है। इसमें कहा जाता है कि इस रिपोर्ट का जो फैसला है 1930 में जो रिपोर्ट देता है, इसका फैसला गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में होने थे उनमें लिया जाएगा। साइमन कमीशन के बारे में इतना ही है, कुछ खास नहीं है। अब साइमन कमीशन के बाद हम एक महत्वपूर्ण घटना पढ़ते हैं जिसका नाम है चटगांव शस्त्रागार कांड। यह पेपर में तो बहुत आता है, परंतु टीचर्स इसको पढ़ाते नहीं कि चटगांव शस्त्रागार कांड है क्या। असलियत में चटगांव शस्त्रागार कांड की बात करें तो यह बंगाल के एक सूर्यसेन नाम के एक मास्टर थे, टीचर थे। उनने क्या किया, जो है सूर्यसेन ने एक पार्टी का गठन किया, वहाँ पे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बना दी। अब इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाई और इसने क्या किया, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने जो है वहाँ पे बंगाल में तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने के साथ ही इन्होंने एक काम चलाऊ क्रांतिकारी सरकार बना ली। अब काम चलाऊ क्रांतिकारी सरकार बना दी तो इस पर क्या होता है, अंग्रेज इसका घोर विरोध करते हैं और सूर्यसेन वगैरह को उठाकर जेलों में डाल दिया जाता है। इन सभी क्रांतिकारियों को जो है सरकार प्रताड़ित करती है बेतहाशा। अब 16 फरवरी 1933 को जो है सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 22 जनवरी 1934 को सूर्यसेन को फांसी पर लटका दिया जाता है 1934 को। इसके बाद जो है आप देखेंगे, अब इसी बीच में जब ये इंडियन एसोसिएशन इनकी जो पार्टी थी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी पार्टी, इसमें क्या होता है, इसके जो कुछ नेता थे वो कुछ इसमें महिलाओं की भागीदारी थी, तो कुछ नेताओं ने इसका जो है प्रयोग भी किया अपने इस पावर का। दिसंबर 1931 में एक सुनीता चौधरी और संगीता घोष ने जो है वहाँ बंगाल में के डीएम के ऊपर गोलियां मार दी। गोलियों की बौछार कर दी डीएम के ऊपर और उसको मार कर गिराया। फरवरी 1932 में आप देखेंगे बीना दास एक बच्ची थी पढ़ने वाली, उन्होंने दीक्षांत समारोह में वहाँ के जो जनरल थे उनको जो है पेन के माध्यम से मार देती हैं, नहीं जूड़े में शायद कुछ लगा के जाती हैं पिन टाइप में, और उनको मार देती हैं वहाँ पे। अब वो नेहरू रिपोर्ट 1928 तो कंजर्वेटिव पार्टी जब देख रही थी उस समय कि भारत में इतना ज़्यादा हिंसक चीज़ें बढ़ रही हैं, हिंसक झड़प बढ़ रही है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी शर्तें मानेंगे, पर आप एक सर्वमान्य संविधान बना लीजिए जो भारत में सभी को मान्य हो।
भारतीयों के पास अब सर्वमान्य संविधान, मतलब उस समय तक तो हिंदू मुस्लिम ये सब बहुत ज़्यादा फैल चुका था, तो सर्वमान्य संविधान बनाना इतना आसान काम नहीं था, यह एक चुनौती थी। इसके लिए मोतीलाल नेहरू ने जो है एक कमेटी बनाई 1928 में। फरवरी 1928 में क्या होता है, दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाता है और इस सम्मेलन में जो है सभी दलों से ये आग्रह किया जाता है कि हम मिलकर एक जो है संविधान बना ले, जिससे क्या हो कि ये जो अंग्रेज है, जो कंजर्वेटिव पार्टी है, ये हमें हमारा स्वशासन दे दे। स्वशासन केवल बात कर रही थी वह कि हम आपको आपका शासन देंगे, स्वराज्य नहीं देंगे, टैक्स तब भी आप हमें ही देंगे। अंग्रेजों का कहना था कि टैक्स हमें देंगे, आप केवल शासन करेंगे अपने देश पर। तो सर्वदलीय सम्मेलन में यह घोषित किया जाता है कि हम एक संविधान बनाएंगे। अब फिर उसके बाद मई 1928 में ही दूसरा सम्मेलन मुंबई में अधिवेशन बुलाया जाता है सर्वदलीय सभी दलों का, और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बना दिया जाता है। मोतीलाल नेहरू को इसका जब अध्यक्ष बनाया जाता है और इस जो अधिवेशन में एक जो समिति बनाई गई जिसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया गया, उसमें कुल 8 सदस्य रखे जाते हैं। 8 सदस्य इसमें रखे जाते हैं इनके साथ में, जिनमें प्रमुख अगर बात करें तो तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MS रैने, मंगल सिंह, ये सारे लोग जो थे वो प्रमुख थे इस समय। अब 1928 में आप देखेंगे कि अगस्त 1928 में अब 8 सदस्यीय टीम गठित होती है, तो वो अपनी रिपोर्ट भी जारी करेगी। तो अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है जिसमें डोमिनेंस जो है संविधान, उसके बारे में बात की जाती है। यह एक डोमिनेंस संविधान था। इसमें मांगे क्या थी, इसमें मेन मांगे जो थी उनके बारे में मैं आपको बता दूं तो पहली मांग यह थी कि जो अंग्रेज सरकार है वो भारत में दो पक्षीय, मतलब 2 सदनीय विधानमंडलों का जो है गठन करे, मतलब एक प्रांत स्तर पर और एक केंद्रीय स्तर पर गठन करे। उसके बाद क्या होता है कि जब इस तरह की मांगे की गई और एक मांग की गई कि जो मुस्लिम निर्वाचन के बारे में पृथक था, पृथक मुस्लिम निर्वाचन आयोग था, उसको ना बनाया जाए, मुस्लिमों को एक ही बनाया जाए, मुंबई से सिंध प्रांत को अलग कर सिंध को अलग प्रांत बना दिया जाए। इस तरह की मतलब कुछ पॉइंट्स रखे गए अंग्रेजों के सामने जो बना दिए जाएं, कर दिए जाएं। तो भारतीयों ने उनको ये अपना जो है एक क्या कहे जो संविधान बनाना था वो बना कर दिया। अब 1928 में जो है कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और कांग्रेस के अंदर मतभेद हो जाता है। क्यों मतभेद हो जाता है? क्योंकि जो गरम दल के नेता थे, मतलब गरम दल के नेता उस समय जो थे उनमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और ये आपके मंगल सिंह, इन इस तरह के जो लोग थे, इनने क्या किया कि मतलब जो अब ये नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है तो इन्होंने कहा कि हमें स्वशासन नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्वराज्य। हम अपना शासन खुद करें, हम अपने राज्य के मालिक हों, हम अपना टैक्स लें, हम क्यों दें किसी को कुछ, हम एक पाई नहीं देने वाले किसी को। अब यहाँ तक बात बढ़ गई थी तो कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस में फिर से मतभेद दिखाई पड़ता है, जो एक बार आप देखेंगे कि 1916 में लखनऊ समझौते के बाद सुलट रही चीज़ें थी वो फिर से गायब हो जाती हैं और भारत में फिर से सांप्रदायिकता जन्म ले लेती है। तो इसी बीच भारत में सांप्रदायिकता होती है और इसी बीच जो है मोहम्मद अली जिन्ना अपनी 14 मांगे जो है सरकार के सामने रखते हैं। 14 मांगे रखते हैं। उन 14 मांगों में आप देखेंगे कि मुसलमानों के हित की ही बातें की गई थी, जैसे उनके विधान मंडलों में भागीदारी बढ़ाना, पृथक निर्वाचन मंडल, ये सारी चीज़ें फिर से वही बातें दोहराई गई। तो मगर परीक्षा में क्या पूछा जाता है कि जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजों के सामने कितनी मांगे रखी थी, तो 14 मांगे रखी थी, 14 सूत्री मांगे। इसके आगे बढ़कर देखें हम कि अब 14 सूत्री मांगे इन्होंने करी। उसके बाद जो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में आपको दिखाई पड़ेगा, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष बनते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले कहा कि यह सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट निरस्त करी जाएगी। कांग्रेस के अधिवेशन में सीधे कहा गया कि यह कांग्रेस का जो डोमिनियन संविधान ये कांग्रेस ने पहले की कांग्रेस ने बनाया, ये नहीं चलेगा, ये ना चलबो। अब ये नहीं चलेगा तो इसके बाद क्या होगा? इन्होंने कहा कि हम ये डोमिनियन की बातें नहीं करेंगे, हम सीधे पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन पहली बार भारत में, मतलब भारत को पूर्ण स्वराज की ओर ले जाने वाला था।
पूर्ण स्वाधीनता की मांग जवाहरलाल नेहरू और उनके नेताओं द्वारा की गई। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और इस टाइप के जो गर्म दल के नेता थे, उन्होंने क्या किया कि मतलब अब उनको सीधी बात थी कि हम पूर्ण स्वराज लेंगे, हम कौड़ियों में नहीं बिकेंगे अब। तो 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जो है जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार भारतीय तिरंगे को जो है फहराते हैं। भारतीय तिरंगे को मध्य रात्रि में फहराया जाता है 31 दिसंबर 1929 को रावी के तट पर। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 31 दिसंबर 1929 को किसने प्रथम बार भारतीय ध्वज लहराया, तो जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर लहराया था। 26 जनवरी को इसी के साथ एक निर्णय और लिया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, मतलब पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का जो है संकल्प लिया जाता है। तभी आज आप 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1930 से लगातार हम इस दिवस को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते थे। अब आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद आपको गांधी के 11 सूत्री मांगे दिखाई पड़ेंगी, गोल में सम्मेलन है, उनके बारे में पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। और पेट की तैयारी कर रहे सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि जिस तरह मैं राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा रहा हूँ, इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपके 10 से 12 नंबर आपके पेपर में कहीं नहीं जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। मैंने जो गन पॉइंट्स लिखे हैं, बस आप इनको कॉपी पे नोट करिए और मेरे द्वारा बताई गई कहानी को सुनते चलिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार।